नमस्कार फ्रेंड्स, नेपाल की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। रिसेंटली हमने अपनी जन्मभूमि सीरीज पूरी की, जिसके लिए हमें नेपाल आना था, और आज से हम नेपाल का नया सफर शुरू कर रहे हैं, जो कि काठमांडू से शुरू होने वाला है। नेपाल आने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम गोरखपुर में थे, इसलिए गोरखपुर से नौतनवा होते हुए हम पहुंच गए नेपाल बॉर्डर। आप रक्सौल के रास्ते भी नेपाल आ सकते हैं। नौतनवा से नेपाल बॉर्डर आप पैदल ही क्रॉस कर सकते हैं, और बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस आगे जाने के लिए मिल जाते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, अभी हम काठमांडू आ चुके हैं। कल दोपहर में हम गोरखपुर से निकले थे। 300 रुपए पर्सन पर हेड के हिसाब से सोनौली तक हम आ गए। सोनौली से आगे नौतनवा पड़ता है। नौतनवा में एग्जैक्टली उन्होंने छोड़ा, नौतनवा में ही इंडो और नेपाल का बॉर्डर है, और वहाँ से बस पैदल और रिक्शा भी चलता है, तो रिक्शे में आप क्रॉस कर सकते हैं। आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं आपको बहुत सारी बसेस मिल जाती हैं, लेकिन हमें आने में लेट हो गया था थोड़ा सा, तो लगभग सारी बसेस निकल चुकी थी। पोखरा की सारी बसेस पैक थी, और 8 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी बस नहीं चलती। लकीली थोड़ा और खोजने पे हमें एक काठमांडू की बस मिल गई। सिर्फ 2 सीट थी उसमें, और वो 2 सीट हमें मिली, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी जर्नी नहीं थी, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सवेरे लगभग 8:30 बजे तक हम काठमांडू पहुँच गए। यहाँ पे हमने होटल लोटस ग्रैंड में चेक इन किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा हमें। बाहर से दिखने में तो ठीक ठाक सा है, लेकिन अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा है। ये लगभग अगर हम किसी और जगह पे लेंगे तो 3000 से कम में नहीं मिलेगा, लेकिन इंडियन रुपीज़ में लगभग 1600-1700 के आसपास में हमें ये मिल गया, जो कि अराउंड 2500 नेपाली रुपीज़ यहाँ के हिसाब से यहाँ का टैरिफ है। अभी हम काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं। अब सवेरे से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, कल रात को हमने डिनर भी नहीं किया हुआ था, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ होटल में ही ऑथेंटिक नेपाली फूड अवेलेबल है, तो वो हम अभी ट्राई करने वाले हैं। साथ ही काठमांडू को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम 2 दिन में मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं नेपाली जायके का मज़ा लेने के लिए। नेपाली डिशेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें थकाली थाली सेट है, और ये तो नॉनवेज है। फिर नीचे के 2, उसके बाद इंडियन थकाली सेट भी है। ये क्या है? ये मिक्स वेज है। मिक्स वेज है। ये साग फ्राई। ये साग फ्राई, अच्छा, दाल फ्राई, और काऊ का दही, और नेपाली घी, ओके, पापड़, सलाद एंड चावल, अभी टमाटर का अचार आ रहा है। फ्रेंड्स, ये बहुत टेम्पटिंग सा दिखने वाला है वेज सूप का। ओए होए, बहुत ज़्यादा गर्म होता ही है। ये दाल, काली वाली दाल, मिक्स वेज। इसकी प्रिपरेशन एकदम रॉ टाइप की लग रही है, मतलब इसको तो हाथ से ही खाना बनता है तोड़ के। बहुत सिंपल है, और इसमें किसी भी तरह का मसाला नहीं है। स्मोकी फ्लेवर, और स्पेशली ये जो इसका तड़का लगा हुआ है लाल मिर्च का और नमक, ये 3 चीज़ का टेस्ट आ रहा है। सबसे पहले तो ना एंजॉय करने के लिए घी को डाल लेते हैं हम लोग। ओए होए, फ्रेंड्स, इसकी घी का टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप सिंपली घी मिला लो राइस में और थोड़ा सा नमक, और आप उसको ऐसे ही ख़त्म कर सकते हो। इतना बेहतरीन इसका टेस्ट है। दाल के साथ भी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे सिंपल सिर्फ इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। सब्जी भी बहुत सिंपल बनी हुई है। दही अल्टीमेट है, पूरा पैसा वसूल है। 400 रुपीज़ इस थाली की कॉस्टिंग है, नेपाली रुपीज़ आई गेस। फ्रेंड्स, अगर आप पोखरा और काठमांडू दोनों जगहों का प्लान कर रहे हैं
तो आपको नौतनवा से पहले पोखरा जाना चाहिए, लेकिन हमने पहले प्रेफर किया कि हम बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद काठमांडू को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद पोखरा जनकपुर होते हुए सीतामढ़ी की ओर बढ़ेंगे। आज मॉर्निंग हम पहुंच चुके हैं काठमांडू और आज हम यहाँ के 3 मस्ट विजिट प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा पहला डेस्टिनेशन है यहाँ का स्वयंभू टेम्पल। इस मंदिर का इतिहास कहता है कि ये लगभग 2000 साल पुराना मंदिर है। ये स्वयं प्रकट हुआ था, इसलिए इसे स्वयंभू मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर को बंदरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। एक कहानी के अनुसार काठमांडू घाटी पहले एक विशाल झील थी और इस झील के बीच में एक कमल का फूल खिला, जिससे स्वयंभू नाथ प्रकट हुए। यहाँ काफी बड़ा और सुंदर स्तूप बना हुआ है, जिसपे एकदम जीवित सी आंखें और नाक बनाई गई हैं, जिसके कारण ये बहुत ही अलग दिखाई देता है। यहाँ एक फाउंटेन सा भी बना हुआ है, जिसे यहाँ का विशिंग लेक भी हम कह सकते हैं। अपने विश को पूरा करने के लिए लोग यहाँ पे आपको सिक्के उछालते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको मेन मंदिर के अलावा कई छोटे बड़े मंदिर और पूजा स्थल भी मिलेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आके आप पूरे शहर का नज़ारा ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही प्राचीन पत्थरों से बनी हुई कई मूर्तियां यहाँ पर विराजमान हैं। ये काठमांडू के मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। आप जब भी यहाँ आते हैं थोड़ा टाइम यहाँ जरूर बिताएं, ताकि आप यहाँ की शांति और यहाँ के ऑरा को फील कर सकें।
फ्रेंड्स, यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम भी है जहाँ पे एंशिएंट मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। और भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा भी यहाँ पे रखी गई है। अगर आप विंडो शॉपिंग के शौकीन हैं तो भी यहाँ पे बहुत सारे आपको शॉप्स नज़र आएंगे जहाँ पे आपको एंटीक्स और बुद्धिस्ट कल्चर की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्वयंभू मंदिर से निकले और वहाँ से हम लोग आ चुके हैं यहाँ के सबसे सिद्ध मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर। ऐसे तो माना जाता है कि सारे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने के बाद फाइनली लास्ट में यहाँ आना चाहिए, लेकिन हमें पहले ही मौका मिल गया, पहले ही बाबा जी ने बुला लिया तो हम पहले आ गए और अंदर से आपको यहाँ की स्टोरीज़ और यहाँ की मान्यताएं शेयर करते हैं। नेपाली 250 और इंडियन 150 रुपीज़ का ये भगवान की पूजा सामग्री है। जय पशुपतिनाथ। फ्रेंड्स, पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी ये भी कहती है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने जब हिरण का रूप धारण किया और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उन्हें ढूंढने के लिए निकले, तब भगवान शिव उन्हें हिरण के रूप में हिमालय में मिले, जिनकी एक सींग और 3 आंखें थी। श्री विष्णु और ब्रह्मा ने उनकी सींग पकड़कर उन्हें वापस अपने रूप में आने और वापस चलने को कहा, जिससे महादेव की सींग टूट गई और तब महादेव भागमती नदी के दूसरे ओर कूद गए और उन्होंने निर्णय लिया कि वे हिरण के रूप में ही यहाँ रहेंगे और पशुपति कहलाएंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो उनकी इस रूप में आराधना करेगा उसे महादेव की कृपा मिलेगी और कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ऐसे हमने बहुत सारे शिव मंदिरों को विजिट किया होगा, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग बाकी जगहों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ के लिंग में 4 दिशाओं में 4 चेहरे बने हुए हैं, जो भगवान शिव के 4 अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं और चारों मुख शिव के अलग अलग गुणों को भी व्यक्त करते हैं और भक्तों को कृपा प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग को भी ये दिखाता है। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर बागमती नदी के किनारे में ही स्थित है और इस नदी के तट पर हमेशा चिताएं जलती रहती हैं, जिसे नेपाल के लोगों के लिए अंतिम संस्कार का एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ के चिता की आग कभी बुझती नहीं है और यहाँ अंतिम संस्कार करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी माना गया है। इस मंदिर में भक्तों द्वारा पूजा की अलग अलग विधि प्रचलित है, जिनमें पशुपतिनाथ में भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव में बेलपत्र और जल तो चढ़ाते ही हैं, लेकिन कुछ भक्तों द्वारा भगवान शिव को जीवित भैंस की बलि भी अर्पित की जाती है, जो कि बहुत ही अद्वितीय है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप पाशुपात क्षेत्र में करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पशुपतिनाथ में इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को दीर्घायु, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे ही हम अंदर जाते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के वाहन नंदी की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। कहा जाता है कि ये प्रतिमा भगवान शिव की ओर लगातार देखती रहती है और शिव का ध्यान करती है। ऐसा माना जाता है कि भक्त जब नंदी के कान में अपनी इच्छाएं बताते हैं तो वे सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। हालांकि ये मंदिर सदियों पुराना माना जाता है, लेकिन इसका स्वरूप आज भी नहीं बदला। ये मंदिर 5वीं शताब्दी में बना था और समय समय पर कई बार पुनर्निर्मित हुआ, लेकिन इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और स्थापत्य शैली को बनाए रखा गया है, जो आप आज भी आके यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि सन 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। इसे काठमांडू की सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। हर साल लाखों भक्त और पर्यटक यहाँ शिव की आराधना के लिए आते हैं। पंचधुनी तपस्या। इस स्थान को भक्तों के लिए मोक्ष का स्थान भी माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पूजा करने और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहाँ प्रार्थना करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। फ्रेंड्स, आप अगर नास्तिक भी हैं तो भी आप इस स्थान पे आके यहाँ की रॉनेस को डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए। बौद्ध स्तूप जाने वाले हम लोग अभी, और देखते हैं वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अभी आज का 2 एक्सपीरियंस था वो जबरदस्त था। फ्रेंड्स, अभी हम बौद्ध स्तूप वाली एक जगह है वहाँ जा रहे हैं। ये एरिया देख के लगता है कि ये पूरा टिबेटन बेस्ड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सारे टिबेटन रेस्टोरेंट और होटल्स भी दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसी है ये जगह। हेलो। फ्रेंड्स, बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही बड़ा ये स्तूप है और यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों लोग यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ के लाफिंग में जो डिफरेंट है वो मूंगफली जो डली हुई है,
फ्रेंड्स बहुत टायर्ड तो थे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ हमारे स्टे के पास में ही नाइट मार्केट लगता है, मतलब नाइट लाइफ आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, तो वो देखने के लिए हम निकल पड़े। ऑल्दो वी आर नॉट नाइट आउल्स बट स्टिल यहाँ आए हैं तो ये तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स, डे 1 में हमने यहाँ के 3 जगहों को एक्सप्लोर किया, जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वापस आने के बाद हम थामेल मार्केट वॉक करते हुए एक्सप्लोर करने के लिए निकले। यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है और अगर आप पार्टी एनिमल हैं तो आप इस जगह को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ से वापस आके डिनर करते हुए हमारे डे का एंड होता है। कल दूसरे दिन हम यहाँ के और भी बहुत सारे मैग्निफिसेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो हमारा आने वाला एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते यहाँ के बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस को और फूड को एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। नमस्कार।